एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी और खुशगवार सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ आपसे जो मुंसलिक लोग हैं, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, उनका भी आप खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जनाब हमने कुछ ऐसे लोगों की बात करनी है, दो तरह के या कह लें कि दो किस्म के लोगों की बात करनी है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक सर्टेन एज में होते हैं, मतलब अगर हम यंग एज में हैं, हम यंग हैं, अपनी टीन एज में हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी एनर्जी है बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हम एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, हम जल्दी कोई भी काम करते हुए थक जाते हैं। तो आज हमने इन दो किस्म के लोगों के हवाले से बात करनी है कि जनाब आपको किस तरह की मोटिवेशन चाहिए होती है कि आप किसी भी एज में चले जाएं, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन मिल रही है तो आपकी एनर्जी तब भी बहाल रह सकती है। तो हुआ कुछ यूँ है कि जनाब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक मरतबा 1988 में एक रिसर्च की गई और जिसमें कुछ बच्चों के बिहेवियर को उसकी स्टडी की गई, एनालाइज़ किया गया। और उस स्टडी का मकसद ये जानना था कि कुछ लोग ज़िंदगी में ना बहुत मुतहरिक रहते हैं और वो कभी नहीं थकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी अपने कामकाज से थक जाते हैं। स्टडी का मकसद ना इन दो किस्म के लोगों में फ़र्क जानना था, ताकि ये समझा जा सके कि हम किसी एक काम को शुरू करने के बाद उस पर कायम कैसे रह सकते हैं और रास्ते की डिस्ट्रैक्शंस और डीमोटिवेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेबॉर्ट्री के अंदर उन बच्चों को एक टास्क दिया गया। जब उन बच्चों ने वो टास्क कंप्लीट कर लिया ना तो सबको बहुत एप्रिसिएशन मिली। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो आधे बच्चे थे ना, उनको ये कहा गया था कि तुमने ये काम इसलिए किया है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जबकि बाकियों को ये कहा गया था कि तुम लोगों ने ये काम इसलिए अच्छा किया है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो। फिर उसके बाद उन बच्चों को दोबारा से एक और टास्क दिया गया। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी ना वो सामने आई थी। वो ये थी कि वो बच्चे जिन्हें ये कहा गया था ना कि तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, वो बहुत जल्दी बोर हो गए और उन्होंने पहले अपनी उस टास्क का आसान कामों उसमें जो आसान काम थे उससे शुरू किया और उनको भी वो कंप्लीट नहीं कर सके थे। जबकि वो बच्चे जिनको ये कहा गया था कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, वो बच्चे दिल लगाकर लगे रहे और उन्होंने ना सिर्फ आसान कामों को मुकम्मल किया था, बल्कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से मुश्किल कामों को भी उन्होंने हल कर लिया। अब इस केस स्टडी से जो बात निकल कर हमारे सामने आती है वो ये है कि जनाब आपका फोकस ऑफ कंट्रोल किसके मुतालिक है। यानी उन बच्चों की जो विल पावर का कंट्रोल था ना, जो एक कंडीशन में उनके अंदर था और दूसरी कंडीशन में उनके बाहर था। अब ये क्या मेथोडोलॉजी है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। और उसी ने इन बच्चों का जो एटीट्यूड था ना वो डिसाइड किया। वो बच्चे जिन्हें ज़हीन कहा गया था ना, उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल बाहर था, क्योंकि ज़हीन होने में किसी का अपना कमाल थोड़ी है। जबकि वो बच्चे जिन्हें मेहनती कहा गया था ना, उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके अंदर था, क्योंकि इंसान हमेशा अपने विल पावर, अपने इरादे से ही मेहनती होता है, ना कि पैदाइशी तौर पर मेहनती होता है। हाँ, इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं कि आप पैदाइशी तौर पर हो सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात ने ना इन दो किस्म के बच्चों में दो मुख्तलिफ किस्म की सोचें डाल दी हैं। आप किसी चीज़ के मुतालिक कैसे और क्या सोचते हैं ये बड़ा मायने नहीं रखता है। उस कह ले कि एक्सपेरिमेंट में सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कि आप किसी फील्ड में भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने से ऊपर बॉस को देखते हैं और एक तरफ उनके मुतालिक ये सोचते हैं कि जनाब वो आज से इस पोस्ट पर इस वजह से है कि उसे किसी की सपोर्ट मिली थी या उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे जिसकी वजह से उसको यहाँ तक जो है रसाई हासिल हुई है। इस सूरत में आपने ख़ुद को ऐसी हालत में रख लिया है कि आप वो कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हमारे पास वो सपोर्ट नहीं है, वो लिंक्स नहीं है, इसलिए हम उस पोस्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं। आपने अपना सेंटर ऑफ कंट्रोल ही बाहर समझ लिया। जबकि दूसरी कंडीशन में आप अगर ये तसव्वुर करें कि मेरे बॉस ने ये पोजीशन अपनी मेहनत से हासिल की है और अगर मैं भी मेहनत करूँगा तो मैं भी वो पोजीशन हासिल कर सकता हूँ, और इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है, जो फोकस है, वो आपके अपने हाथ में है, आपके अंदर है, विद इन योर सेल्फ है।
खुद से पहली वाली बात कहने से आपका जो दिमाग है ना, वो ये समझता रहेगा कि जो उनकी कामयाबी के पीछे है ना, जो राज था वो आपके पास नहीं है। जबकि दूसरी बात पे आपका माइंड ये प्रोसेस करना शुरू हो जाएगा, ये समझेगा कि जैसे मेरे बॉस के पास मेहनत का राज था, वो तो मेरे पास भी है और वो इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? अगर वो एक चीज़ हासिल करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फ़लसफ़ा है कि ख़ुद को आपने मोटिवेटेड कैसे रखना है। आप जब भी अपनी मेहनत पर भरोसा करके चलेंगे ना थकेंगे और ना ही कभी आप हारेंगे और ना ही दुनिया की कोई भी चीज़ आपको कामयाबी से रोक सकती है। तो इसलिए आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है कि आप कर सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। आपके अंदर वो मेहनत, वो जज्बा मौजूद है, वो स्पार्क कभी आपने ख़त्म नहीं होने देना अपने अंदर से। जब आप ये समझना शुरू हो जाएंगे ना, जो आउटर एक वर्ल्ड है और उससे अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आप जो अपना सेल्फ कंट्रोल है या फोकस है वो अगर आप बाहर की दुनिया पर रखेंगे ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, आपको पता है कि आप मेहनत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब भी होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब कि योगा किस तरह करना है। हमने तो सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की क्लास सुलाफ़े से ले लेते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफ़े नकवी और आज हम बात करने वाले हैं 3 एक्सरसाइजेज टू बर्न बेली फैट। कितना एक ऐसा ये अवामी मसला है कि लोग कहते हैं, हर कोई कहता है बेली फैट के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ। जो लोग भी मेरे पास एक्सरसाइज के लिए आते हैं सबसे पहले कहते हैं बेली फैट का क्या करना है, ये रिड्यूस होगा। हो सकता है सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज। इसके अंदर की पॉइंट क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करेगी और आप पानी कितना पीते हैं, आपकी स्लीप साइकिल क्या है, आपके खाने में सोडियम यानी नमक कितना है, अगर वो ज़्यादा है तो ज़रा उसको कट कर दें, और प्रोसेस्ड फूड कितना है, आप सो कितने घंटे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, मीठा कितना खाते हैं, और आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, क्या कम से कम हफ्ते में 5 दिन भी आप 30 मिनट अपनी ज़ात को देते हैं एक्सरसाइज के लिए, कार्डियो करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो फैट है ये खुद ही रिड्यूस होना शुरू हो जाए। बिकॉज फिटनेस सिर्फ एक पैटर्न और एक लाइफस्टाइल का नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज का नाम नहीं है। तो 3 एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और आप फील करेंगे जो बेली फैट है ये खुद ही रिड्यूस होना शुरू हो गया है, बर्न होना शुरू हो गया है। सबसे पहले आप अपने आप को कोई भी पॉजिटिव सजेशन या कोई भी चीज़ कह सकते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, और उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, प्लैंक। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लैंक से क्या होगा, क्योंकि इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो मुश्किल लग रहा होता है। तो आप सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी नीज़ पर, एल्बो पर आएँ या यहाँ पर आएँ, आपने इसको परफॉर्म करना है नीज़ पर यहाँ। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पर आने की प्रैक्टिस हो जाए, आप एल्बोज़ पर आए, एल्बोज़ पर आने के बाद अपनी बॉडी को इस तरह से आप लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद आपने अपने स्क्वीज़ करना है एब्डोमेन रीजन को, और उसके बाद इस पोजीशन को रिलीज़ कर देना है आपने 30 सेकंड्स के बाद। 30 सेकंड्स तक आप शुरू में होल्ड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एम करें कि आपने 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने इसको परफॉर्म करना है एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद बढ़ाते चले जाना है 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा। इसके अलावा बेली फैट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो थोड़ी सी आसान होगी, वो क्या होगी, बोट पोज। वो किस तरीके से होगा कि आप आराम से इस पोजीशन में चले जाएंगे और अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे। वो लोग जो बिगिनर नहीं हैं वो यहाँ हाथ रखेंगे और लेग को इस तरीके से यहाँ टैप करेंगे, और हाथ यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं और इसको इस तरह से टैप करते जाएंगे अपनी हील्स के साथ। 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। अब हमारी हो गई 2 एक्सरसाइजेज, और लास्ट कौन सी एक्सरसाइज होगी जो आपके बेली फैट को रिड्यूस कर सकती है, जो आसान भी हो। अब वो होगी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या, कैट एंड काउ। सिंपल, आपने सीटेड कैट एंड काउ करना है। किस तरीके से, इसमें सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट क्या होगा कि आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज करना है और इसी पर फोकस करना है। आपने इनहेल किया, एक्सेल, आपने एब्डोमेन रीजन को यहाँ पर स्क्वीज किया और कुछ देर 5 ब्रेथ्स के होल्ड के बाद एंड एक्सेल। रिमेंबर, यहाँ आप सांस ले रहे होंगे लेकिन 5 ब्रेथ्स तक, उसके बाद आप दोबारा इनहेल करेंगे
इस तरीके से आपका जो एब्डोमेन रीजन है आपको महसूस होगा कि जो आपको लग रहा है कि ये टाइटनिंग नहीं थी या ये टाइटन नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होना शुरू होगा कि ये जगह थोड़ी सी स्टिफ हो रही है या जिससे बैक टू नॉर्मल जिस तरह आना चाहिए वैसे आना शुरू हो गई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ब्रीद, जस्ट ब्रीद। किस तरीके से कि ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि 70% आपकी डाइट होती है और 30% आपका वर्कआउट होता है, लेकिन इसी तरीके से 90% आपका जो स्ट्रेस कॉज करता है बहुत सारी चीज़ों को। तो क्या आपको ये पता है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप बेली फैट का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को अपनी लाइफ से कट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल, अगेन इनहेल, take a deep breath and exhale forcefully, inhale and exhale, take a deep breath and exhale। 30 seconds तक आप इसको दोहरा सकते हैं या 1 मिनट तक आप ये एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने परफॉर्म करनी है, इससे आपका बेली फैट रिड्यूस होगा। लेकिन साथ ही साथ अपनी आप डाइट का ख्याल रखेंगे, साथ ही साथ आप अपने लाइफस्टाइल में जो ये पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा और कंसिस्टेंसी से इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना होगा। तो इससे आप देखेंगे कि आपका बेली फैट जो है वो बर्न होना शुरू हो गया है और रिड्यूस होना शुरू हो गया है। और एक आखिरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुदारा अपने वेट पर इतना फोकस मत करें, अपनी मेजरमेंट्स पर फोकस करें कि इंचेस में आपने कितना लूज किया है, वो एक्चुअली आपका असल फैट लॉस होगा। आई थिंक, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी जो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए थी और आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा। मेरी तरफ से आपको बेली फैट को रिड्यूस करने की इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच सुलाफे आज के लिए। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और जिस तरह बाहर इतना हसीन और इतना खुशगवार मौसम हुआ है, बारिश बरस रही है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में मुझे पता चला है कि जनाब काफ़ी हैवी या बारिश बरस रही है इस वक्त। तो प्लेजेंट सा मौसम आप देख सकते हैं कि हो गया। तो जब भी ऐसा मौसम होता है ना, तो सबसे पहले हमारा दिल करता है कि हम लोगों ने अच्छा सा कुछ खाएं। वो घर में तो हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि वो टेस्ट नहीं आता है। हमारा दिल करता है कि हम बाहर जाएं, समोसे, पकौड़े या इस तरह की चीज़ें जो फ्राइड आइटम्स हैं या फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल हम बाहर जाके करते हैं, खाबे खाते हैं, नाश्ते किए जाते हैं। तो इस बदपरहेज़ी की वजह से हमारे मैदे के जो मसाइल हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जितनी गर्मी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वायरसेस और बैक्टीरियाज़ है ना वो हमारे खाने में कह लें कि शामिल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। दूसरा, मैंने ये भी बहुत चीज़ विटनेस की है अपने इर्द गिर्द ही, इवन दो कि हमारे घरों में भी यही हो रहा होता है कि जनाब हम लोग ना 3-4 खाने बना के ना अपनी आसानी के लिए उनको फ्रीज़ कर देते हैं। या फिर अगर आज सालन बना है और वो सबने खा लिया लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा वो बच गया तो हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं और बाद में उसको फिर किसी और दिन निकाला, उसको प्री हीट किया, उसको अच्छे तरीके से गर्म किया और फिर खाना शुरू कर दिया। और फिर उसको मतलब इस तरह की हमारी घर में कॉमन प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। इसकी वजह से भी डायरिया या मैदे के मसाइल या मैदे का अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, माइक्रोवेव में जो हम लोग चीज़ें गर्म कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो आज हमने इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे बात करनी है कि हम अपने मैदे की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करके हम ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट, उसका ख्याल किस तरह रखना है, गर्मियों में कौन कौन सी चीज़ों का इंटेक करना चाहिए जिससे हमारा वेट जो है वो मैनेज भी रहे, बढ़े भी ना। और अगर किसी ने लूज़ करना है अपना वेट तो वो किस तरह लूज़ कर सकता है। तो इस पर बात करने के लिए महानूर हारून हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। महानूर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, सबसे पहले तो बताइए कि बाहर का मौसम कैसा था? अभी आप आई हैं ना तो कैसा मौसम लगा आपको? बहुत ही हसीन मौसम
मौसम हुआ हुआ है। हाँ। और जैसा आपने कहा कि वाकई इस मौसम में दिल करता है कि बंदा बाहर जाए और कुछ खाए पिए। एग्जैक्टली मतलब थोड़ी सी हमें होता है कि बदपरहेजी कर ली हाँ जाए। जी। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप भी कर लेती हैं कि नहीं, आपने स्ट्रिक्टनेस की हुई है अपने ऊपर भी और घर वालों के ऊपर भी कि नहीं भाई बाहर की तो कोई चीज़ नहीं खानी है? नहीं, कभी कभार जैसे जब आपका दिल कर रहा हो आउटिंग के लिए, हाँ। तो ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं खा लिया जो है बाहर का, कभी कभार जो है तो खा लेती हैं? हाँ, खा लेती हूँ और घर वालों को भी इजाज़त दे देती हूँ। अच्छा, नहीं तो होता है ना कि हाँ। बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है कि नहीं भाई इसमें तो ये मसला है, इसमें तो ये मसला है, पेट खराब हो जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जिस तरह मैं बात कर रही थी मानूर के, हम लोग बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं, वो ये मौसम हो या वो कोई भी मौसम हो, हमें मौका चाहिए होता है कि हम बाहर जाके डाइन आउट करें या बाहर आउटिंग करें। तो बाहर से जो भी चीज़ें हम खा रहे होते हैं उसकी वजह से हमारा मैदा जो है वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है और अक्सर औकात डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होना, नोज़िया होना बड़े मामूल की बात है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके सोल्यूशन में? अच्छा, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जैसे आप अगर बाहर से सब्जी भी खा रहे हो ना, या कोई आपको लग रहा है कि जैसे आप कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, ट्रू, तो हमें नहीं पता कि वो किस ऑयल में बनी है, उसको कितना भुना गया है। एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान में हर जगह, हर रीजन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, हम उसमें तेल बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं और हम उसको इतना भूनते हैं कि उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। ट्रू। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो यही है कि बाहर से खाना कम कर दे। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कर दे, ठीक है। कम कर दे। जैसे हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा चलें, अगर आप बाहर से खा भी रहे हैं तो बाकी दिन आप अपने रूटीन में घर का खाना शामिल करें। और पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आजकल आपने कहा है कि गर्मियाँ हैं, तो स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रू। लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, या डायरिया हो रहा है, या वही बात है कि एसिडिटी हो रही है, अल्सर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खाने का, बाहर के खाने का इंटेक बहुत है, अच्छा, स्पाइसी फूड का इंटेक बहुत है, फ्राइड फूड आइटम्स का इंटेक बहुत है। अच्छा, तो पहली तो ये चीज़ है कि आप अपने घर के खाने में जो है जैसे मैं कहती हूँ कि अगर हम स्टार्ट करें, नाश्ता जो है आप मिस ना करें। नाश्ता आप बिल्कुल स्किप ना करें। आपका पूरा दिन कैसे गुजरेगा ये आपके नाश्ते पे डिपेंड करता है। ठीक है। नाश्ता अच्छा किया हुआ है तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अच्छा। आपकी गट हेल्थ के लिए, यानी आपकी स्टमक की हेल्थ के लिए नाश्ता बहुत ज़रूरी है। ओके। आप कहते हैं ना कि आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट दे रहा है। हाँ, पूरा दिन फ्यूल मिल रहा है ना आपकी बॉडी को। हाँ जी, फील करेंगे। दूसरा, ये अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि गर्मियां हैं, डिहाइड्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है आपको जाहिर है प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। और जो है आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स अच्छे मेंटेन रखें। अब हाइड्रेशन लेवल्स अच्छे मेंटेन रखने का मतलब ये है कि लोग, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो लोग कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल, शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगले सेगमेंट में हम ये भी बताएंगे कि जो जो हम लोग बेवरेजेस का या कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, और वो कितनी फेक बन रही हैं, और उनके यूनिट्स जो हैं वो कितने फूड अथॉरिटी ने जो है पकड़े हैं और उनके खिलाफ FIRs भी की गई हैं। इसके ऊपर पूरा जो अगला हमारा सेगमेंट है हमने उसके ऊपर डिज़ाइन किया है और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो जो चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। जी मानूर। तो आप जैसे आप देखें, एक ग्लास के अंदर 7 टेबलस्पून चीनी होती है, शुगर होती है। हाँ बिल्कुल। और कितनी ज्यादा है ये। और हमें ये लग रहा होता है मानूर कि हम अगर कोला ड्रिंक्स या बेवरेजेस का इस्तेमाल करें तो हमारा जो वाटर इनटेक है ना वो पूरा हो रहा है, वरना बल्कि ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं है, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ बल्कि लेके जा रही है। आपकी जो ये बहुत ज़्यादा जो शुगर स्वीटेड बेवरेजेस होती हैं, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो अक्सर जब मुझसे लोग कहते हैं कि हाँ गर्मियों का मौसम है तो हम क्या ऐसा पिएं कि हमारी स्टमक हेल्थ भी ठीक रहे, हमारा वेट लॉस का गोल भी अचीव हो, तो मैं यही कहती हूँ कि आप फ्रूट का स्लश बना सकते हैं। अच्छा। आप नींबू पानी पी सकते हैं। ये है कि उसमें आप चीनी ना डालें, थोड़ा सा हनी डालें, स्टीविया डालें, जो नेचुरली प्लांट बेस्ड शुगर है, आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चिया सीड वाला या बेसल सीड्स वाला पानी पी सकते हैं। उसमें जो है लीमू डाल लिया, या आपने थोड़े से मिंट लीव्स जो है वो डाल लिए।
तो इस तरह आप जो है अच्छा हेल्दी चले, ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेवरेजेस का इस्तेमाल हम नहीं करते, कोलर ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की, लेकिन गर्मियों में शरबत जो हमारे घरों में भी बॉटल्स में आते हैं या हम बाहर भी जाते हैं तो शरबत का भी इस्तेमाल कर होते हैं कि पानी में डाल के वो पी लिया, वो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जिन्होंने खास तौर पे समर्स में वेट लूज करना है, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि अपने आप को वो हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दें। एक तो वो आपको विटामिन्स और मिनरल्स दे रही हैं, खास तौर पे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, जिस तरह जो है वो कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरीज आजकल आई हुई हैं, इनमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रही हैं। आपकी इम्यूनिटी आपकी स्टमक की हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी स्टमक की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। आपके वेट, फिर इसके साथ वेट लॉस भी रिलेटेड है, आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। आप हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, जो है जिन्हें हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, उसमें क्यूकम्बर आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, कैप्सिकम आ जाता है, और बहुत मुख्तलिफ जो सब्जी, मैं कहती हूँ हमेशा एक जब भी आप सैलेड का बोल बनाते हो उसमें मुख्तलिफ सब्जियों का इस्तेमाल मुख्तलिफ सब्जियों का, उसमें इवन दो कि आप फ्रूट्स का इंटेक भी कर सकते हैं ना, आप डिफरेंट आप मिक्स करके आप खा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि आपने सिर्फ सब्जियां ही खानी है। आप प्रोबायोटिक्स का इंटेक बहुत अच्छे रखिए। अब सबसे जो प्रोबायोटिक्स कहाँ से मिलेंगे हमें? अब प्रोबायोटिक मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रोबायोटिक दही बेहतरीन प्रोबायोटिक है, ठीक है। अब प्रोबायोटिक क्या चीज़ है? वो चीज़ है जो आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ा रही है, ग्रो करती है। और अगर आपने जैसे अगर आपको स्टमक हेल्थ इश्यूज रहते हैं या जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, आपके लिए दही बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छी है, लस्सी बहुत अच्छी है, लस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, अच्छा लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं? चाय का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब मेरे मतलब की भी तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना। बिल्कुल चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप चाय में चीनी डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। बगैर चीनी के कौन चाय पीता है? मैं तो नहीं पी सकती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है। आप शक्कर डाल लें, आप गुड़ डाल लें, थोड़ा सा आप हनी डाल सकते हैं, मतलब आप हेल्दी फॉर्म ऑफ स्वीटनर इस्तेमाल कर लें। ठीक है, हाँ, कोशिश करेंगे। अच्छा दूसरा, लस्सी में भी अब हम शुगर का इंटेक करते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं, तो उसका फिर क्या करें, या कच्ची लस्सी पीना शुरू कर दें? नहीं, आप उसमें यही बात है कि आप उसमें या स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या शक्कर डाल लें, या फिर आप जो है हनी डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन जो है तरीके से इसको लाइक आप हेल्दी स्वीटनर के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। चीजें हैं जो आपको गर्मियों में ठंडा भी रखेंगी और आपको वेट लूज करने में भी जो है ना आपको हेल्पफुल होगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और प्रोटीन का इस्तेमाल जो है आप अपने मेजर मील्स में, जैसे ब्रेकफास्ट में और जो है लंच में, डिनर में रखें। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने वाटर इनटेक पर बात कर ली है मानूर। अल्सर्स, जैसे हम कहते हैं कि स्टमक अल्सर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम नेग्लिजेंस करते हैं? इवन दो कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो घर का खाना भी खा रहे होते हैं लेकिन उनको भी स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, उसमें एक तो ये है कि जिन लोगों को स्टमक अल्सर्स का इशू होता है उनके घर में भी मील्स हेल्दी नहीं बन रहे होते। अच्छा, ठीक है। स्पाइसी फूड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, अपने खाने में वो मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा डालते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी यहाँ पर रवायत है कि जब तक ज़्यादा तेल नहीं डलेगा तब तक खाने का मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा ऑयल में खाना बना रहे होते हैं, चीज़ें तल के खा रहे होते हैं, तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से स्टमक अल्सर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। अब घर में भी जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी हमारे यही है ना कि हम अगर फ्राई भी कर रहे हैं तो वो है तो अनहेल्दी है। हाँ, बेशक घर का बना हुआ है वो। तो आप ये कोशिश, फिर एक और नेग्लिजेंस जो ये आ जाती है कि हमारा फाइबर का इंटेक बहुत कम होता है। अच्छा। हमारा प्रोबायोटिक्स का, जैसे मैंने कहा, इंटेक बहुत कम होता है। हाँ। ठीक है, हमने अगर डाइटिंग भी करनी है तो हम बिल्कुल ही चले जाते हैं कि जी हाँ, रोटी चपाती चावल सब कुछ जो है वो छोड़ देना। वैसे भी हमें गर्मियों में दिल नहीं करता है कुछ भी खाने का, हमारा होता है कि प्यास लग रही है तो हम लोग पानी ज्यादा से ज्यादा या जितनी भी लिक्विड आइटम्स हैं हम उसका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल।
तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई स्टमक अल्सर का पेशेंट आता ही है तो मैं उसकी हिस्ट्री पूछती हूँ। अच्छा। कि अगर जी आप, अव्वल तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो बाहर से खाना खा रहे होते हैं, वो 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में बाहर से खाना खाते हैं, ठीक है, या शुगर स्वीटेंड चीज़ों का इनका इंटेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो यही कहेंगे कि जैसे हम सलाद बिल्कुल नहीं लेते, दही बिल्कुल नहीं खाते, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मील्स की स्किपिंग बहुत ज़्यादा है कि जी लेट खा लिया या नाश्ता ना करना या इस तरह कर लिया, स्लीप वेक साइकिल खराब होता है, लाइक पूरा उनका लाइफस्टाइल ही खराब होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप अगर किसी का बहुत ज़्यादा इशू है तो मैं यूजुअली उनको रिकमेंड करती हूँ कि अगर उनका दही से, लस्सी से या प्रोबायोटिक से फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं उनको एक एंट्रोजर्मिना के नाम से आती हैं एम्प्यूल्स, प्रोबायोटिक की होती है। अच्छा, ठीक है, वो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप चले 15 डेज़ का वो कोर्स कर लें, और उनको बेसिकली वो इतनी सी एम्प्यूल्स होती हैं, उनको आपने पीना होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में हेल्दी गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है, और उसका ये होता है कि वो बेसिकली क्विक एक्टिंग होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू आ रहा है या एसिडिटी भी हो रही है, तो उसको हेल्प करने में, वो उसको ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है, वो हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा ये कि अब जो मतलब अगर जिनको थोड़ी बहुत भी स्टमक प्रॉब्लम रहती है, गट हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो वो भी इस चीज़ का कोर्स कर सकते हैं, वो इस चीज़ का कोर्स मतलब इसका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अवल तो सबसे पहले अपना डाइट से चीज़ें पूरी करें, अगर हाँ डाइट से अगर नहीं हो रही है, थोड़ा हो रहा, तो फिर आपको इसके ऊपर स्विच करवाते हैं यूजुअली जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं। दूसरा ये कि स्पाइसी फूड से परहेज करें, ठीक है, वही फ्राइड फूड से परहेज करें, कैफीन से परहेज करें। जो कैफीन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टमक डिस्टर्बेंसेस रहती है, हाँ, तो वो ज़्यादा इंटेक ना करे कॉफ़ी का या फिर चाय का जिसमें कैफीन ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरा जिस तरह मैंने बात की थी कि हम लोग फ्रीज़ किया हुआ खाना भी बार बार प्री हीट करके खा रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल भी अल्सर को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा होता है, मतलब क्या वो सेफ़ है इस तरह खाना? अच्छा, एक तो ये जो फ्रेश बना हुआ है हमें वही उस टाइम ही खाना चाहिए और उसके बाद उसको वेस्ट कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये है कि खाना आप फ्रेश बनाएं और उतना ही बनाएं कि वो 1-2 दिन में यूज़ हो जाए। अच्छा, क्योंकि उसकी वही बात आती है, सबसे तो अनहेल्दी चीज़ ये है कि जब आप एक चीज़ को फ्रीज़ कर देते हैं और उसको वापस आप डीफ्रॉस्ट करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। अच्छा, आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, चाहे आपने सब्जी बना लिया, चाहे आपने चिकन बना लिया, उसको फ्रीज कर दिया। फिर दूसरी चीज़ जो है ये आप जैसे बताई थी कि हम माइक्रोवेव करते हैं खाने को। हाँ। अब जब हम माइक्रोवेव करते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम कोई प्रोटीन रिच चीज़ माइक्रोवेव करें या हम चिकन या मीट को माइक्रोवेव कर रहे हैं, हाँ। तो उसका B12, विटामिन B12 वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, तो आप कोशिश करें कि फ्रेश खाना बनाएं और उसको विदिन 2 डेज़ जो है यूज़ कर ले। वैसे ही खाना बार बार वही फ्रीज़ डी फ्रीज़ करके जो है आपको वो इन्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। आजकल वैसे ही डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है, गर्मियों का मौसम है, चीज़ें बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो नहीं खाना चाहिए है, ठीक है, मतलब आपको बार बार फ्रीज। अच्छा, जिस तरह हम बहुत से जैसे हम लोग कटलेट्स या शामी कबाब या इस तरह की चीज़ें बनाकर भी मान लो हम लोग फ्रीज कर लेते हैं, तो क्या उनको निकाल के जब हम लोग उसको फ्राई करते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए होते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं है। जैसे मैं अभी जैसे बात कर रही थी कि जब हम बार बार इसको फ्रीज करें और डी फ्रीज करें, अच्छा, आपने फ्रेश एक बैच बनाया, हाँ, और आप उसको फ्रीज करके रखते हैं, बिकॉज हमारे पास उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे अगर हम उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो खराब होने का चांस है। हाँ। और हम जैसे अपने जो चिकन वगैरह है या मीट जो हम लाते हैं उसको भी हम फ्रीज करके हम रखते हैं। तो बस ये है कि आप उसको जब फ्राई भी करें तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको या तो सरसों के तेल में शैलो फ्राई करें या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में शैलो फ्राई करें। अच्छा। और उसके साथ अगर आप कोई फ्राई हुई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ सब्जी का इंटेक, दही का इंटेक लाजमी रखें। ओह, ठीक है, मतलब आप सैलेड का इंटेक या फिर दही रायते का इंटेक उसके साथ जरूर रखें। रायते का इंटेक, आजकल वैसी गर्मियां हैं, आप उसमें मिंट लीव्स डाल सकते हैं, पुदीने का रायता बना सकते हैं, रिफ्रेशिंग है, फीलिंग ऑफ कूलनेस देता है आपको। अच्छा, दूसरा गर्मियों में ना ये तो होता है, साथ ही साथ हम जैसे लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे थे, पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो हेल्पफुल होता है आपके वजन
को कम करने के लिए? अच्छा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे डिटॉक्स वाटर में लेट्स सपोज अगर आप कोई सुपर फूड डाल रहे हैं, सुपर फूड से मुराद है जैसे सिनेमन डाल लिया, या आपने चिया सीड्स डाल दिए, बेसल सीड्स डाल दिए, ठीक है, तो वो आपके, या लेमन डाल दिया, वो आपके वेट लॉस में अच्छा हेल्प करता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि जैसे हम डिटॉक्स वाला वाटर ले रहे हैं और हम सारा दिन ये लेते रहेंगे तो हमारा वेट लूज हो जाएगा। हाँ। तो ये एक मिथ है। अच्छा, आप अगर डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं उसके साथ ओवरऑल लाइफस्टाइल भी आपका ठीक होना चाहिए, आप एक्सरसाइज आपकी रूटीन में शामिल होनी चाहिए। आप जिम नहीं जा सकते, आप 30 मिनट्स वॉक कर लें, 25 मिनट्स चले वॉक कर लें, इतना मेरे ख्याल से दिन में हम 30 to 25 मिनट्स अपने लिए वॉक के लिए निकाल सकते हैं। और ओवरऑल डाइट को ठीक रखें। सिर्फ डिटॉक्स वाटर का जो कहते हैं कि इससे आप इतना किलो लूज कर लेंगे, वो एक मिथ है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता है? नहीं, ओवरऑल हाँ आपको ओवरऑल आप अपनी डाइट को सही रखें। और हाँ, उसमें अगर आप डिटॉक्स वाटर शामिल करें, वो ये है कि ज़ाहिर है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हैं। तो और वैसे ही आपको, क्योंकि समर्स हैं तो फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस दे रहा है, उसमें आप अक्सर लोगों ने स्ट्रॉबेरीज डाली होती है, मिंट लीव्स डाले होते हैं, मिंट लीव्स, क्यूकम्बर, लेमन, ये तो मैंने देखा है। सारी वो चीज़ें हैं जो आपको वैसी हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रही हैं, आपको थ्रू आउट द डे आपको एनर्जेटिक रख रही है, क्योंकि आपकी बॉडी जाहिर है हाइड्रेटेड रहेगी तो आप अच्छा भी फील करेंगे। तो मतलब आपने ये चीज़ें लेनी तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है और ओवरऑल भी आपने अपने खाने का, अपनी डाइटरी हैबिट्स का जो है वो ख्याल रखना है। ये नहीं है कि आप जी 3-3 4-4 रोटियां भी खा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं और हमारा जो वेट है ना वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ओवरऑल आपने पूरी जर्नी का ख्याल रखना होता है, चीज़ों का ख्याल रख के फिर ही चलना होता है, वरना इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका वेस्ट ही होगा। बट इसके अलावा आपकी गट हेल्थ अच्छी हो सकती है, आप रिफ्रेश फील कर सकते हो, आपकी स्किन अच्छी हो सकती है क्योंकि आपका पानी का इंटेक पूरा होता जाएगा, स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये वाटर इनटेक आप कर रहे होते हो इस चक्कर में कि आपका वेट लूज हो रहा है, तो आपकी स्किन अच्छी होती है, तो आपको इसका भी फायदा होगा, ज़रूर होगा। अच्छा, दूसरा चिया सीड्स और तुकमलंगा जो है ना, दोनों बड़े मिलते जुलते हैं, सिमिलर होते हैं और समझ नहीं आती है कि अच्छा चिया सीड्स में ज़्यादा वो कहते हैं कि कैल्शियम मौजूद है और वो आपकी बड़ी अच्छी है, और तुकमलंगा दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों में डिफरेंस है और ह्यूज डिफरेंस है? अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूज डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा, चिया सीड्स और बेसल सीड्स जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा। मैं यूजुअली चिया सीड्स इसलिए रिकमेंड करती हूँ वही क्योंकि उनमें कैल्शियम का, अब दोनों में फ़र्क कहाँ आता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स चिया सीड्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो ज़्यादा डेंस है, उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी जो है मिकदार में, अमाउंट में जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा फाइबर, हाँ जी, दोनों में है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो दोनों बहुत अच्छे होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए दोनों, मतलब फ़वाइद दोनों के हैं। सिर्फ न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है उसमें फ़र्क आता है, दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ सीड्स हैं। मतलब दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप जल्दी आपको अगर न्यूट्रिएंट्स मिलें तो वो चिया सीड्स के अंदर है। हाँ जी, डेंस जो है ना न्यूट्रिएंट डेंस, हाँ जी, वो आपको चिया सीड्स के अंदर मिलेंगे, तो वो आपने खाना है। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन है, जिसमें कहते हैं कि 95 to 90% जो वाटर है उसके अंदर 98 भी कहते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल अगर हमने करना है वेट लॉस के लिए तो वो एक दिन में उसकी कितनी सर्विंग होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हैं इस डाइट पर भी आ जाते हैं कि सिर्फ उन्होंने फिर एक ही चीज़ खानी है, ये वाटरमेलन डाइट ही करनी है और पूरे दिन वाटरमेलन ही खाना है, तो ये हमें करना चाहिए? ये भी हमारा जो स्टमक है उसके इश्यूज बढ़ाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती ये जो डाइट्स आती हैं, ये होती है बेसिकली फैट डाइट्स। फैट डाइट्स होती हैं क्विक वेट लॉस प्रॉमिसिंग डाइट्स, जो आपका वज़न जल्दी जो है गिराती हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल डाइट पे रिटर्न करते हैं तो आपका डबल द वेट गेन होता है। हाँ। और इसमें ये होता है इनिशियली आपका वाटर वेट लूज हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि हाँ जी मेरा वेट बड़ा तेज़ी से लूज हो रहा है, तो इस पे मैं कभी भी नहीं लेके आती
नंबर वन थिंग ये आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जा रही है। जाहिर है जब आप एक ही चीज खा रहे हैं तो आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो आपके पूरे नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करेगी और फिर आप कहते हैं जी ये क्या हो गया, ये तो हमें उल्टा ही पड़ गया है, सारी चीजें जो है ना वो हमारी जान को ही आ गई हैं। तो इसलिए अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, हर चीज खाएं लेकिन एतदाल में रहकर बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, उससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा और वेट लूज भी आप कर सकते हैं इजीली। महानूर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच महानूर, आप इधर आई। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, और इस सेगमेंट में हमारे साथ अलीना नकवी मौजूद होती हैं जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है, और हमें बताती हैं कि जनाब हमने अपने घर की किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको जनाब रीयूज़ करके अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ाना किस तरह है। तो आज वो हमें क्या बनाना सिखाएंगी, तो आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना। मैं हूं अलीना नकवी, हमेशा की तरह फिर से कुछ अलग लेकर आई हूं आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं होने देती, और मैं चाहती हूं कि घर में हम कोई प्लास्टिक की चीज़ है, कुछ भी है, हम उसको बाहर ना फेंकें, ताकि हम उसको डेकोर करके अच्छा से कुछ बना सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं, उसको भी साफ रखना ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैंने आज आपके लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। वो है ये चॉकलेट बॉक्स। ये आपको पता है इस तरह से होता है, इसके अंदर चॉकलेट्स होती हैं और हम इसको फेंक देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको उसको डेकोर करना सिखाऊँ। इससे आप पेंसिल होल्डर भी समझ सकते हैं, और अगर लड़कियां इसको डेकोर करने वाली हैं तो वो अपनी मेकअप की चीज़ें इसमें रख सकती हैं, पेंसिल्स भी रख सकती हैं, ब्रश भी रख सकती हैं। तो ये बहुत प्यारा बनने वाला है। ये हो गया, और इसके साथ मुझे चाहिए होंगी सिजर्स। एक है ये सिंपल वाली, और एक है सिजर्स वो वाली जो डिज़ाइन बनाती है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह डिज़ाइन वाली, जिसकी हेल्प से मैंने ये कुछ ग्लिटर शीट की ये स्ट्रिप्स इस तरह काट ली थी। ये है इस तरह काट के रखी थी, जो मैंने डेकोर करना है तो उस पर लगानी है। ये बहुत ही सिंपल है, और उसके साथ जो हमने चॉकलेट की बॉक्स के ऊपर शीट लगानी है, वो कलर मैंने चूज़ किया था ये वाला। ये फोमिक शीट है। ये आप फोमिक शीट लगाना चाहो, चार्ट पेपर लगाना चाहो, जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। अब मैंने पहले से ही चॉकलेट बॉक्स की जो साइज़ के काट के पहले से रख लिए थे आपके लिए ये फोमिक शीट। अब इसके ऊपर मैं इसको लगाना शुरू करती हूँ। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हमने पहले ही काट लेना है, क्योंकि बाद में ये एरिया बंद नहीं होगा। इसलिए मुझे लग रहा है ये इतना एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको पहले ही कट कर देती हूँ, कि बाद में इसे कट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं इसे पहले एक जैसा बनाकर इस तरह कट कर लूँगी एक दफ़ा में इस तरह। ये भी वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसके फ्लावर के लिए काम आ सकता है, डेकोर कर सकते हैं हम इससे भी। वेस्ट तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरह ये एजेस भी काट दिया। अब इसमें आती है ग्लू गन हमारे पास। ग्लू गन से हम इसको जोड़ना शुरू करें। आप चाहे तो दूसरी ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी जल्दी में काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लगाना शुरू करूँगी इस तरह। बस ध्यान रखना कि सीधा लग जाए, वरना वो टेढ़ा मेढ़ा फिर वो डेकोरेशन में बहुत ही बुरा लगेगा। इस तरह अपने हाथों को बचाते हुए, अगर बच्चे कर रहे हैं तो बड़ों का होना उनके पास बहुत ज़रूरी है, हमेशा बताती हूँ। उसके बाद ये जो एरिया है इसको भी कवर कर देंगे बहुत ही आराम से। अब मैं इसको रख दूँगी साइड पे, क्योंकि ये तो रेडी हो गया। अब इसका दूसरा एरिया, दूसरा है वो साइड, वो भी करनी है हमें डेकोर। उसको भी जल्दी से हम इसी तरह डेकोर कर लेंगे शीट की हेल्प से। इस तरह लगा दिया। यहाँ पर भी मैं लगाती जाऊंगी, कवर होता जा रहा है खुद ही। इस तरह यहाँ से बंद हो गया। अब इसका बिल्कुल जो एज है उसको भी हम यहाँ से बंद कर लेंगे। अब ये इतना एरिया तो उसका हो गया रेडी। अब हमने आगे इसको करना है डेकोर, तो वो भी आपको मैंने पहले बताया था, स्ट्रिप्स काट के रखी हैं, उसको मैं करूँगी। अब इसको मैं यहाँ से पहले कर लेती हूँ बंद, ताकि
आराम से बंद हो जाए, मुझे पता चले कि सही हुआ है कि नहीं। ये हो गया बंद। देखिए इतना रेडी है ये। अब क्योंकि डेकोरेशन चाहिए सिंपल, तो हमें पसंद नहीं आता उस तरह से कोई भी चीज़, तो हम डेकोर करने के लिए इसके ऊपर मैं ऐसे राउंड शेप में ये स्ट्रिप लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको भी पहले यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे काट लूँगी या उसी को ही डेकोर करने के लिए साइड्स पे कवर कर लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको डेकोर करना चाहो या जो मर्ज़ी शीट की कलर यूज़ करना चाहो, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको इतना कट करना चाह रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा पार्ट मैं बाकी नीचे से लगा लूँ। यहाँ पे रख के इतना कट करूँगी यहाँ से। अब बाकी को मैं ग्लू लगा दूँगी बहुत ही ध्यान से। उसके बाद इसका नीचे जो एरिया सेम इसी तरह हम कवर करेंगे। अब ये अपनी शेप में आना शुरू हो गया, डेकोर होना शुरू हो गया, तो प्यारा लगना भी शुरू हो गया। अब इस तरह मैंने इसको शेप दे दी। इसका भी एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। ये हो गया। अब ये इतना रेडी है। अब बाकी जो मैंने इसमें काट के रखे थे उसको भी आपने इसमें डेकोर करने के लिए लगाना। अब आपकी मर्ज़ी कि आप ये राउंड में ही लगाना चाह रहे हो। मैं इसको लगाना चाह रही हूँ इस तरह स्ट्रिप्स में, थोड़ा सा टेढ़ा करके, इस तरह के ये इस तरह कवर हो जाएगा एक दूसरे के साथ इस तरह। और दरमियान से मैं इस एरिया से काटूंगी क्योंकि हमने जब उसको ओपन करना है वरना वो ओपन नहीं होगा। अब मैं इस तरह यहाँ से इसको कवर करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे पहले लगाऊंगी यहाँ तक मैंने ग्लू लगा दी है। अब इस तरह यहाँ तक जब आ गया, उसको बाकी पार्ट को आपने काट लेना जो एक्स्ट्रा, क्योंकि वो नीचे से ओपन होने में मुश्किल हो जाएगी बाद में। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं बिल्कुल यहाँ रख के कट कर दिया। अब इसी को हम नीचे वाले बिल्कुल एरिया से उसके साथ ही स्टार्ट कर देंगे इधर। यहाँ पे बिल्कुल एहतियात के साथ इसको आपने कवर कर देना। ये यूँ कवर हो जाएगा और बिल्कुल इसके एंड से आपने इसको काटना है। फासला रहेगा तो वो फिर प्यारा नहीं लगेगा। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है एक साइड से। अब सिर्फ हमारी एक साइड रह गई है, तो मैं पहले से ही इसको हाफ कट कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा कट करने में मुझे आसानी हो। ग्लू लग गई एक दूसरी चीज़ों को। अब इसी तरह मैं इसको भी बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे इस साइड पे हमने किया था, अब मैं इसको इस साइड से इधर लगाने लगी हूँ एक साइड, बिल्कुल उसी तरह से। बस आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको पूरा नहीं बंद करना वरना ये फिर ओपन नहीं होगा, बस ये ख्याल रखना है आपने। और इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी सोचे, कोई भी आइडिया आपको आ सकता है। किसी भी कलर की चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं या पूरी ग्लिटर शीट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे ये ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको इसको इसी तरह सिखाती हूँ। अब ये इसके ऊपर से ऐसे गुजरेगी और मैं यहाँ इसको साथ चिपकाती जाऊँगी। वो भी ज़रूरी है कि चिपक जाए आपस में। और बिल्कुल इसके एज से हम इसको कट कर देंगे। इससे ने कट कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है उसको उतार लेंगे। अब आप देख रहे हैं इसकी एक प्यारी सी शेप आ गई है। आप चाहो तो यहाँ पे स्टोन लगा सकते हो, चाहो तो फ्लावर लगा सकते हो, कोई भी चीज़ लगा सकते हो। अभी आपका पेंसिल होल्डर भी रेडी है और अगर आप मेकअप की इसमें ब्रशेस या पेंसिल्स रखना चाहते हो तो वो भी रेडी है। अब ये देख, मैं उसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह से रेडी हो गया। एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए सिजर्स वगैरह कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको इस तरह बंद करके अपने पास रखिए, क्योंकि लड़कियों को, हम लोगों को शौक होता है कुछ ग्लिटरी, कुछ मज़े का होना चाहिए। बच्चे भी इसको बना सकते हैं, वो अपनी फेवरेट कोई भी कार्टून शीट इसके ऊपर लगाकर अपने लिए पेंसिल होल्डर रेडी कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाएगा। आपके पास इतने चॉकलेट बॉक्स होते हैं, आप उनको डेकोर करें, अपने लिए प्यारी प्यारी चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि कलर्स हैं, कलर्स आपको और ज़्यादा हील करते हैं, हील होने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।
ठीक है जी, हमारे साथ अलीना नकवी मौजूद थी और हमें उन्होंने बताया कि किस तरह आप अपने घर की चीज़ों को और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनको हम समझ रहे होते हैं कि जनाब अब इनका कोई फ़ायदा नहीं, आप उनको रिसाइकिल करके रीयूजेबल बना सकते हैं, पेंसिल होल्डर्स या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें आप बनाकर घर की डेकोरेशन को भी इन्हांस कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। तो जनाब आज महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? आटे, चीनी, घी और सब्जियां और फल जो हैं वो किन दामों बिक रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और महंगाई का जो हाल है वो उनसे जान लेते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट में महंगाई की? जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले आटा, चीनी और घी पर ही बात कर लेते तो आटे की कीमतें जो है वो काफी हद तक जो है कम हो चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि नई फसल जो है गंदम की वो मार्केट में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म की बात। तो फिर क्या रोटी जो है वो 16 रुपए में मिल रही है अब्दुल कादिर कि नहीं मिल रही है? आज बिल्कुल रोटी जो है वो शहर के मुतअद्दिद इलाकों में, बेशतर इलाकों में जो है वो 16 रुपए की मिल रही है, लेकिन पोश इलाकों में या बड़े रेस्टोरेंट जो है वहाँ पर तो 16 रुपए की रोटी पड़ती आती है, लेकिन अमूमी तौर पर शहरी जो है वो 16 रुपए की रोटी उनको तंदूरों पर मिल रही है। लेकिन जो मार्केट में अगर आटे की सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो आटे की सप्लाई भी काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। चक्की आटा जो है वो भी जो है वो सस्ता हो चुका है, तकरीबन 15 रुपए की किलो तक जो है वो इन्हीं अयाम में में कमी हुई है। 175 रुपए से सस्ता होकर मरहलावार जो है वो 160 रुपए की किलो तक आ चुका है। इसी तरह गंदम की कीमतें जो है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से अब आटे की कीमत जो है वो शहरियों की पहुंच में है। लेकिन ये तब तक है जब तक जो है वो नई फसल जो है उसकी मार्केट में आमद है, लेकिन जैसे ही उसकी आमद मुकम्मल हो चुकी होगी उसके बाद जो है कीमतें दोबारा बढ़ने का भी खतरा जाहिर किया जा रहा है। और घी की कीमतें जो है वो मुस्तकम है, क्योंकि घी की कीमतें जो है उनमें पिछले दिनों में जो है वो मामूली कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो कमी भी अब जो है वो नहीं हो रही है। और घी जो है कंटेंटल का घी जो है वो तकरीबन 500 से 550 रुपए की किलो तक मार्केट में बेच दिया जा रहा है। चीनी की कीमतें जो है वो पिछले हफ्ते में जो है वो काफी तेज रही थी, क्योंकि शुगर मिल मालकान की जानिब से हुकूमत से बार बार इसरार किया जा रहा था कि जो अजाफी चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है उसे जो है वो बरामद कर दिया जाए या एक्सपोर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से मार्केट में हजामी ये कैसी सिचुएशन है कि एक साइड पर एक मसला हल होता है, पहले गंदम का आटे का मसला था, अगर वो हल हुआ है तो अब चीनी का जो मसला है वो सर उठाना शुरू हो चुका है। आज बिल्कुल चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह भी जो है ये शुगर मिल मालकान की डिमांड ही है, क्योंकि अभी जो है क्रशिंग सीजन को खत्म हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ और नई चीनी की पैदावार जो है वो इस वक्त मार्केट में आई है और 15 लाख मीट्रिक टन इजाफी चीनी का जो है वो दावा किया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो डिमांड से ज्यादा है और इसको पूरी तौर पर जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। और इसी एक्सपोर्ट की इजाजत के जो मुतालबात है उसकी वजह से जिसमें मार्केट में जो है वो इस तरह की जानी कैफियत हुई है कि चीनी जो है वो 7 से 5 रुपए की किलो तक महंगी हो चुकी है। जो चीनी पहले शहरियों को 45 से 45 रुपए की किलो तक दस्तयाब थी, अब मार्केट में 150 रुपए की किलो तक पहुंची है, यानी कि तकरीबन 5 से 7 रुपए का ये जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वहाँ हुकूमत की जानिब से हालांकि वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि अभी चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से जो है कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है और कोई इरादा नहीं है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए, जिसकी वजह से जो है वो बढ़ने वाली कीमतें जो है वो अब जो है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है। वो बेहतरी भी इसी तरह की कीमतें जो एक दफा बढ़ चुकी हैं अब वो रुक चुकी है, ये नहीं है कि उन कीमतों में जो है वो दोबारा रिवर्स या कमी हुई है। तो ये तो सूरत हाल थी चीनी, आटे और घी की। तो ब्रायलर की कीमतें भी जो है वो कम हो रही हैं, क्योंकि ब्रायलर भी गुज़िश्ता दिनों में गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका था, जिसके बायस लोगों की जानिब से जो है वो ब्रायलर की खरीदारी जो है कम की गई, बल्कि कम क्या ब्रायलर की खरीदारी जो है वो काफी हद तक तर्क कर दी गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो परफ्यूम बाजारों में ब्रायलर जो है वो 80% तक उसकी सेल जो है मुतासर हुई थी। अब आज हड़ताल भी तो की थी दुकानदारों ने ब्रॉयलर चिकन के हवाले से और उसके बाद फिर एसोसिएशन को अब निर्खों जो उसकी कीमत है उसके तयन के जो कहने की अथॉरिटी है वो दे दी गई है। आज बिल्कुल वो पुराना मैकेनिज्म ही बहाल किया गया। असल में हुआ ये था कि कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने ब्रायलर की खरीदारी जो है वो कम की, यानी कि इसे कह सकते हैं कि बाइकाट किया। तो उसके बाद जो एक आम दुकानदार था या जो ब्रायलर फरोश था उसकी जानिब से भी ब्रायलर की जो है वो बाइकाट मुहिम का आगाज किया गया और
2 दिन तक जो है दुकानदारों की जानिब से सप्लाई नहीं ली गई, जिसके बाद जो है एसोसिएशन जो है वो सारे मामले में कूदी और उन्होंने जो है बाकायदा हड़ताल किया। हड़ताल के बाद जो है वो पुराना मैकेनिज्म बहाल करवा लिया और इसी की वजह से जो है वो दोबारा जो है वो लोगों को ब्रायलर की दस्तयाबी हुई। लेकिन ये दस्तयाबी जो है वो अब भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमत में कमी की गई थी, आज मजीद 36 रुपए फी किलो तक कमी की गई है, यानी कि 700 रुपए फी किलो तक जो ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रेट में मुकर्रर की गई थी, आज 651 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है, जबकि साफी ब्रायलर जो है वो 730 से 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन ये अब भी एक आम अभी भी बहुत ज्यादा है इसकी कीमत, बेशक ऐसे ही है। बिल्कुल 650 रुपए फी किलो जो है वो सरकारी रेलिस में है, यानी कि जो 800, 1000 या 1200 रुपए कमाने वाला है वो अपनी आमदन का निस्फ जो खर्च है वो सिर्फ ब्रायलर की खरीदारी पे खर्च कर देगा, तो वो दिगर जो है वो मामला कैसे करेगा। यही वजह है कि ब्रायलर की कीमतें जो है बदतरी कम होती हुई महसूस हो रही हैं, अगर फार्मर की जानिब से इसकी मसनूई किल्लत जो है वो एक बार फिर पैदा न की गई, क्योंकि फार्मर की जानिब से जो है वो एक ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे ही मार्केट में डिमांड कम होती है तो फार्मर की जानिब से जो है सप्लाई भी कम कर दी जाती है, सप्लाई को डिमांड से कम किया जाता है ताकि एक बार फिर जो है डिमांड हाई रहे और कीमतों में जो है वो बुलंदी बरकरार रहे। 650 रुपए की किलो ब्रायलर की कीमत है और जो बीफ की कीमत सरकारी नरकनामे में है वो 800 रुपए है, यानी कि सिर्फ 150 रुपए का डिफरेंस है। और शहरी जो है वो ब्रायलर की बजाय जो है वो बीफ की खरीदारी में ही जो है वो ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद में मुकम्मल तौर पे बाहर है, क्योंकि एक आम शहरी गरीब शहरी जो है वो ब्रायलर नहीं खरीद सकता है। ब्रायलर 450, 500 रुपए तक जो है वो माकूल कीमतें जो है उसे कहा जा सकता है, लेकिन 650, 700 और 800 की कीमत जो है वो तो समझ से बालातर और ये मेरे ख्याल से 800 तक और या 800 से ऊपर भी ये अब्दुल कादिर ये अभी पहुंची है, ये 3-4 हफ्ते पहले ही, क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो रमज़ान में भी इतना महंगा नहीं था ब्रॉयलर, ये तब से ही ये जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं इसकी। आज बिल्कुल ये जो रमजानुल मुबारक में कीमतें थी उनसे तो कंट्रोल किया गया था, इस हवाले से जो एसोसिएशन थी वो भी काफी चीज चलाती थी कि ब्रायलर की कीमतों को कैप न किया जाए, यानी कि जो है उसको फ्रीज न किया जाए, इसको रोजाना की बुनियाद पर डिमांड एंड सप्लाई पे जो है वो रद्द-बदल इससे की जाए। लेकिन जैसे ही ईद की छुट्टियां जो है वो अनाउंस हुई और उनका आगाज हुआ, उसके साथ ही जो है वो ब्रायलर मार्केट पूरी तरह क्रैश हुई और मार्केट में ब्रायलर जो है वो 800 से 900 और बाज जो इलाके हैं तो उस इलाके वहाँ पे 1000 से 1100 रुपए की किलो तक की फरोख्त हो रहा है। और ये सूरत हाल जो है वो ईद की तातीलात के बाद भी बरकरार रही, जिसकी वजह से दुकानदार जो एक आम दुकानदार है जो रोजाना परचून में ब्रायलर फरोख्त करता है, उसकी जानिब से जो है महंगा ब्रायलर खरीदना किया गया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो सरकारी नस्ल में जारी किए जाते थे उसमें कीमत कम होती थी और जो फार्म से ब्रायलर की सप्लाई या जिंदा ब्रायलर की जो सप्लाई होती थी उसकी कीमत जो है वो गैर मामूली तौर पर ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से दुकानदारों की जानिब से एहतजाजन जो है वो सप्लाई उठाना बंद की गई। पहले 2 दिन जो है वो जिसवी तौर पर हड़ताल रही और तीसरे रोज जो है वो पूरे पंजाब की ब्रायलर मार्केट जो है वो बंद रही, जिसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए गए और मुज़ाकरात में यही तय पाया कि जो पुराना फार्मूला डिमांड एंड सप्लाई का उसी के मुताबिक कीमतें तय की जाएंगी। लेकिन उस पुराने फार्मूले में भी जो आवाम को रिलीफ है वो तो नहीं दिया गया बिल्कुल। और ये सब्जियों की भी यही सूरत हाल है अब्दुल कादिर? जी बिल्कुल, सब्जियों की सूरत हाल खुसूसी तौर पर प्याज और टमाटर की कीमतें तो अब शायद यही लगता है कि अब इसी जो एक पैटर्न है इसी के ऊपर रहेंगी, क्योंकि प्याज जो है 200 से 250 रुपए के गिर्द गिर्द घूमता रहेगा और टमाटर जो है वो इसी तरह 125 से 150 और 200 के दरमियान रहेगा, कभी 20 रुपए ऊपर ठीक है जी। एक आम शख्स के लिए अपना पेट पालना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। आप आटा लेने चले जाएं, आप चीनी लेने चले जाएं, आप चिकन लेने चले जाएं तो आपको जनाब पता चल जाएगा और ख़ासी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा कि जब आपकी जेब में उतने पैसे नहीं होंगे। तो ये आजकल की सूरत हाल बनती जा रही है, ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।